history. Your today's date is 31st July 2020 and the day is Friday. So student, your thought is God speaks to those who take time to listen and He listens to those who take time to pray. I am repeating again, God speaks to those who take time to listen and He listens to those who take time to pray. So student, thank you to all. Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online class. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पाठ 4 बया के घर की रीडिंग कराई थी। आज मैं आपको उसी पाठ के अभ्यास कार्य पुस्तक में कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक खोलेंगे। पेज संख्या है 33 यानी कि 33 और अभ्यास संख्या है 2। सही वाक्य के आगे सा तथा गलत वाक्य के आगे का लिखिए। अभ्यास संख्या 2 है, सही वाक्य के आगे सा तथा गलत वाक्य के आगे गा लिखिए। सही बच्चे अपनी बुक देखेंगे। का है बंदर बड़ा सीधा और समझदार था। ये सही है या गलत? ये कथन गलत है। बंदर जो था बहुत नटखट और शरारती था। तो का आंसर क्या होगा? गलत, यानी कि गा। बॉक्स में क्या लिखेंगे? गा। खा का है, खा पढ़ते हैं। पक्षियों को डर था कि बंदर उनके घोंसलों को ना गिरा देंगे। कथन सही है या गलत? सही है, क्योंकि वो उछलता कूदता रहता था तो पक्षियां डरते थे कि ऐसा ना हो कि वो मेरे घोंसले गिरा दे। ये कथन सही है। अब है गा। बारिश में बंदर ने खूब मौज मस्ती की। ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है, क्योंकि उसने अपना घर नहीं बनाया था, वो बहुत भीग गया था तो उसने मौज मस्ती नहीं की। घा है बंदर ने अपना एक सुंदर सा घर बना लिया था। ये कथन भी गलत है। उसने अपना घर नहीं बनाया था, इसीलिए वो बारिश में भीग रहा था। लास्ट है अंगा। बया का पूरा परिवार बारिश से परेशान था। ये कथन भी गलत है, क्योंकि बया ने अपना घोंसला बना लिया था और उस घोंसले में बच्चे और बया आराम से रह रहे थे बारिश में। तो बच्चों, मैंने आपको सही गलत करा दिया। एक बार फिर से देखते हैं। का है गा यानी कि गलत, सा का सही, खा का सही, गा का गलत, घा का गलत और अंगा का गलत। इसके बाद दूसरा है तीसरा अभ्यास कार्य है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये रिक्त स्थान है। का है खाली जगह मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। खाली जगह है, मत करो जिससे दूसरे को परेशानी हो। इसमें क्या फिल करेंगे? शब्द दिए हैं खोज, विलाप, शैतानियां, आदतें। 4 है
तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, का में डैश मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो, शैतानियां। क्या मत करो, शैतानियां मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। खा है शरारती बंदर की खाली जगह में कोई फर्क नहीं पड़ा। खा है शरारती बंदर की खाली जगह में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो किसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आदतों। क्या होगा यहाँ पे, आदतों। गा है बंदर से छिपाने के लिए ठिकाने की, बंदर सिर छिपाने के लिए ठिकाने की खाली जगह में था। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, बंदर सिर छिपाने के लिए ठिकाने की खोज में था। क्या होगा यहाँ पर, खोज। घा है बया बुरी तरह खाली जगह कर रही थी। क्या कर रही थी बया, विलाप। क्या होगा यहाँ पर, विलाप। बया बुरी तरह विलाप कर रही थी। आगे है अभ्यास संख्या 4। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अभ्यास संख्या है 4। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चलिए शुरू करते हैं करना। का है बंदर का स्वभाव था। ऑप्शन है आ नटखट, बा सरल, सा शांत, दा ये सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बंदर का स्वभाव कैसा था बच्चों, नटखट, यानी कि ऑप्शन आ सही है। का ऑप्शन आ सही है। आगे आगे क्या करेंगे, नटखट में टिक लगा देंगे। आ नटखट, फिर है खा बंदर को सीख दी। बंदर को किसने सीख दी थी, ऑप्शन है आ उल्लू ने, बा बया ने, सा गिलहरी ने, दा कोयल ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बा बया ने। तो बया ने फिर आगे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। फिर है गा बंदर परेशान था। बंदर किससे परेशान था, ऑप्शन है आ बया से, बा वर्षा से, सा बीमारी से, दा शेर से। किससे परेशान था बंदर, वर्षा से। वर्षा कौन सा है, बा। गा वाले का कौन सा ऑप्शन सही है, बा ऑप्शन सही है। घा है बया के घोंसले को तोड़ डाला। किसने तोड़ डाला था बया के घोंसले ने, ऑप्शन है आ भालू ने, बा बाज ने, सा बंदर ने, दा सांप ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सा बंदर ने। बया के घोंसले को किसने तोड़ा था, बंदर ने। अब है अभ्यास संख्या 5। पहले क्या बाद में क्या
1 2 3 लिखकर बताइए। पहले क्या बाद में क्या 1 2 3 लिखकर बताना है। तो बच्चों पीछे आपको सेंटेंस लिखे हुए हैं और आगे बॉक्स बने हुए हैं ऐसे 5 बॉक्स आगे बने हुए हैं और आगे सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ अवश्य बांध लेना। हाँ मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। फिर दूसरा है लो अब मजा चखो। उसके बाद है तीसरा, भाई ऐसी शैतानियां मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। उसके बाद है अरे भाई इस तरह सारा दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे। उसके बाद आखिरी है, देखो बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में मत नष्ट करो, कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का प्रबंध पहले ही कर लिया होता तो आज यह हालत क्यों होती। तो ये आपको कुछ सेंटेंस यानी कि वाक्य दिए हुए हैं, इनको हमको क्या करना है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग लगाना है। तो पहला वाला जो है उसमें आप लिखेंगे, पहला वाले बॉक्स में नंबर 4, दूसरे वाले बॉक्स में नंबर 5, तीसरे वाले में नंबर 2, पहले वाले उसके बाद नंबर 1, लास्ट वाले में नंबर 3। ये आपको उसके अकॉर्डिंग, कहानी के अकॉर्डिंग आपको ये वाक्य लग गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 में क्या है, अरे भाई इस तरह सारा दिन उछल कूद और मौज मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का खतरा है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे। उसके बाद नंबर 2 में कौन सा कथन आया है, भाई ऐसे शैतानियां मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। तीसरे में, देखो बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में मत नष्ट करो, कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का प्रबंध पहले ही कर लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। उसके बाद नंबर 4 है, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ अवश्य बांध लेना। हाँ मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। और आखिरी है, लो अब मजा चखो। तो इसके ये आपको आगे बॉक्स में लिखने हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस लग जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shiva Box Institutions. Here, welcome you all in our online classes. Students, this is your English literature period and I am going to continue your written work of your chapter number 3rd, which is Tit for Tat. In the previous video, we have completed the missing letters and who said to whom. Now, come to the next exercise, that is reference to context, in which you have to read the full extract and answer the questions on the basis of that extract or statement. Okay, so this exercise is also in your book, so you can also take help from your book. Okay, write on the heading reference to context. Okay, so here the first statement is, my lord, this man has abducted my son. Okay, the question related to this extract or statement
is question A. Who was the speaker of the sign? You can copy the same as I am writing in the board. Okay. Who was the speaker of this line? And the answer is Mahendra. Okay. Question number B. Who had abducted Knudsen? Heeralal abducted Mahendra. Okay, so then question number C. Was real abduction took place? What was the real story? Was real abduction take place? What was the real story? No. There was no abduction. Heeralal was taking a revenge of Mahendra's foolishness. Okay, so we have completed the answer means questions related to the first extract. Now come to the next extract. Okay, there are two extracts in your book. So the next one is, what are you saying? I don't understand anything. Second extract. What are you saying? I don't understand anything. Okay, so the questions related to this extract are: question number A, who is I in the above line? Who is I in the above line? And the answer is judge. Okay, judge said these lines. Okay. Question number B. What was the speaker not clear with? Heeralal. Sorry. What was the speaker not clear with? The speaker was not clear with Heeralal's scene. The
with here and same. Okay? So the next question. Who here the speakers or doubts? Who cleared the speakers or doubt? Hiral. Okay? And the last question from this extract is why he wanted to know about it. What he wanted to know about it. He wanted to know the right story behind Hiran's story. He wanted to know the real story behind Hiran's story. Okay? So, we've completed the reference to context, and the first context was, my lord, this man has abducted my son, and there are 3 questions related to that extract. And the second one, what are you saying? I don't understand anything. And there are 5 questions related to this extract. There are 4 questions related to this extract. And you have to do as I have done in the blackboard in the same way. You have to do it in your notebook with a proper and clear handwriting, and spelling should be correct. Okay? So students, we have completed the exercise. So we will start the question answers in the next video. Write on your homework. Complete your homework and learn what meaning of chapter number 4. Okay? So students, that's all for today, and have a great day. Thank you so much. Good morning, students. This is your SSC teacher from Shamaji Group of Institutions. Here welcome you all in the online classes. Students, this is your 5th year of SSC of class 4. So, before start today's class, let's recall what we have learned in the last classes. In the last class, we have started the reading of chapter 3. Chapter name is The Northern Plains, and in this chapter we had read about the Northern Plains, its location, and we had read about the 3 basins. The first one was the Satluj Basin, the second one was the Ganga Basin, and the third one was the Brahmaputra Basin. So today we will continue the same chapter. So students, for that take out your book, open page number 22. And our today's topic is life of the people who live in Northern Plains. Life in the Northern Plains. So today we will read about some states which are located in Northern Plains and the people who live in Northern Plains. So let's start. The first state is Punjab. Punjab state comes under the category of Northern Plains. So the first one, let's start. Punjab has rivers like Jhelum, Chenab, Satluj, these and Ravi.
और इस स्टेट की जो मेन क्रॉप्स हैं वो है शुगर केन, wheat and rice. So main crops of Punjab, are rice, sugarcane, and wheat. These are the main crops of Punjab. The capital of Punjab is Chandigarh. So what is the capital of Punjab? Capital is Chandigarh. Chandigarh is a well-planned city. The Golden Temple of Amritsar is world famous. Industries such as textiles, exports, goods, hosiery and motor parts are well developed. So, as we all know that Amritsar is in Punjab, okay? And the Golden Temple, which is located in Amritsar, is very famous all over the world. So, what Golden Temple is a Gurudwara where the Sikhs worship. So, this is located in Punjab, Amritsar. इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स, गुड्स और पंजाब में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हैं, बहुत डेवलप्ड हैं, लाइक टेक्सटाइल की है, स्पोर्ट्स है, गुड्स है, होजरी है, मोटर पार्ट्स का वेल डेवलप्ड यहाँ पर बनाए जाते हैं. अदर बिग सिटीज आर जालंधर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा एंड फिरोजपुर. और पंजाब स्टेट की कुछ मेन सिटीज हैं लाइक भटिंडा, हरियाणा, लुधियाना, नॉट हरियाणा इज जालंधर. द मेन फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब आर गुरुपुरब, बैसाखी, लोहड़ी एंड दिवाली. मीन्स पंजाब स्टेट में कुछ फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेन फेस्टिवल्स हैं लाइक गुरुपुरब, बैसाखी, दिवाली एंड लोहड़ी. द मेन लैंग्वेजेस आर हिंदी एंड पंजाबी. और यहाँ पर जो मेन लैंग्वेजेस बोली जाती है वो हिंदी और पंजाबी है. द फेमस डांस आर भांगड़ा एंड गिद्दा. और इस स्टेट में फेमस डांस है यहाँ पर जो बहुत फेमस है पंजाब का, जो है भांगड़ा और गिद्दा. द स्पेशल डिशेज ऑफ पंजाब आर सरसों का साग, मक्की की रोटी एंड लस्सी. और इस स्टेट का जो फेवरेट और ट्रेडिशनल डिश है वो है मक्के की रोटी एंड सरसों का साग विद लस्सी. In Punjab, women wear salwar kameez. The traditional clothes of men are lungi and kurta. और इस स्टेट की जो वुमेन है वो सलवार कमीज पहनती हैं और जो मेंस है उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है लुंगी एंड कुर्ती. So this is what we had read about Punjab. Now we will read about the next state, which is Haryana. Haryana lies in the Satluj basin. The farmers get water for irrigation from Yamuna and Satluj river. So हरियाणा जो स्टेट है वो लाइन्स है मीन्स वो है स्थित है सतलज बेसिन में. और जो फार्मर्स हैं इस स्टेट के हरियाणा के वो इरिगेशन के लिए जो वाटर वो लेते हैं वो सतलज, यमुना और सतलज रिवर से लेते हैं. The main crops are wheat, rice, cotton and sugarcane. Again, the main crops are rice, wheat. Main crops are rice, wheat, cotton and sugarcane. Cotton and sugarcane. These are the main crops of this state, Haryana. The other occupations of the people are dairy farming and cattle rearing. और इस स्टेट का जो ऑक्यूपेशन है वो कुछ का है डेयरी फार्मिंग मीन्स जो डेयरी का व्यवसाय करते हैं और कैटल रियरिंग मीन्स पशुपालन का.
India are celebrated here means इंडिया में जितने भी मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो यहाँ मिलकर भी मनाए जाते हैं, कोई इनका कोई इम्पोर्टेंट या मेन फेस्टिवल नहीं है. There are many monuments of historical importance in Delhi such as the Qutub Minar, the Red Fort, the Jama Masjid and the India Gate, the Jantar Mandir and the Bahai Temple, Lotus Temple. Means दिल्ली में बहुत सारे historical means ऐतिहासिक इमारतें हैं, historical monuments हैं, like जामा मस्जिद, रेड फोर्ट तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे लाल किला है जहाँ पर एवरी ईयर फ्लैग होस्टिंग होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी बाय इंडिया. सो रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, जंतर मंतर and the Bahai Temple, which is also known as Lotus Temple. These are the historical monuments in Delhi. So students, today we will meet you here. We will continue this chapter in the next class also. Now note down your today's homework. Learn third and fourth short answer. Of lesson 2. In today's homework is you have to learn short answer number 3 and 4 of lesson 2, the Northern Mountain. So students, that's all for today. Thank you for attending this class. Now we will meet in our next class. Hello, good morning students. I welcome you all in our online classes. I am your math teacher from Shivaji Group of Institution. Students, as you know that this is your fourth period, that is of maths. So students, if you have remembered, we are in our chapter 3rd. So, means chapter 3rd. Can you tell me the name of chapter 3rd? The name of chapter 3rd is fractional numbers. Fractional numbers. Okay. So students, if you have remembered, we have started exercise 3 in our previous class and we have completed question number A and B in our statistics class. So, and also I have given you to do some rest questions from question number A and B, which is in exercise 3. So if you have done those, I want to take a short review to be confirming you have no problem in question number A and B, which is exercise 3. Okay, so as you know that in question number B, question is which is greater in each of the following pairs of the fraction. Which is greater in each of the following pairs of the fraction. So in short you can see which is greater. So I told you that how can you find which is greater? You can take the help of any fraction to be understanding if it is 8 upon 14, 5 upon 21. So I told you that how can you be confirming that which fraction is greater? You will do cross multiplication. So 8 will multiply with 21 and 14 will multiply with 5. So do multiplication. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16 and 14 5 ja 17. Don't forget the table because table or dogging will come in your test and exam both. Okay, so keep learning tables. This is 168, this is 70. Can you tell me which is greater? 168 is greater than 70. Like this you can understand that which fraction is greater. So it was a short review of your studies class. Now we will start our today's class. So we will start with exercise 3E because some questions are left here. Open your page number
which is smaller. So we can understand with one example. You can see the first fraction 5/12, comma 3/10, right? So 5/12. This is the first question. Here you will write. So this is the 5/12 and one side you have 3/10. So for solving, do the cross multiplication. 5 will multiply with 10 and 12 will multiply with 3. 5 10 ja 50 and 12 3 ja 36. So 50 is greater than 36. You can say 5/12 is greater than 3/10. Okay. So by one more example you can understand this question. If it is 2/9, 1/7. So student, question was which is smaller. So you can say that 50 is greater than 36. 50 is greater than 36, right? So a smaller number is 36. So a smaller fraction is 3/10. So you can say that a smaller fraction is 3/10 and greater fraction is 5/12. Okay. Again solve this fraction. 2/9, 1/7. For solving, do the cross multiplication. 2 multiplied with 7, 9 multiplied with 1. 2 7 ja 14, 9 1 ja 9. 14 is greater than 9, it means 9 is less than 14. So 9 is smaller, it means in 2/9 and 1/7, 1/7 is the smaller fraction. This is the answer and here this is the answer. Okay, so now you have understand. Question number D is as same as question number C, because in question number D you have to fill the blanks by putting the signs. Okay, question number D is fill the blanks by or okay. So here you can understand so student, for solving do the cross multiplication. 2 multiply with 7, 5 multiply with 4. Okay, so 2 7 ja 14 and 5 4 ja 20. So here you will write 2/5, 4/7. Because 20 is greater, it means 4/7 will be greater. So like this you can understand. So student, these type of question you have in the question number D, where you have to directly put the sign on the number which is the greater. So I hope so that you have understand question number D also. So now after finishing exercise 3E, I want to start exercise 3F. So start exercise 3F with new page and which is in page number 41. Okay. So there are some figures you can see in your exercise 3F where you have to solve the fractions of addition with the help of
the blanks. So, in first question, this is a circle, and like this circle is divided, and you will see here three parts of this circle are shaded, right? Three parts of the circle are shaded like this, and you have in front of it 1/8 plus 2/8. You have to solve it. So student, how can you solve it? If you can see the denominator same in the both fractions, so you can draw a line and you can write the denominator at once. Okay? Now see the upper side number means the numerator. You will write 1 plus 2. 1 and the sign of addition and now 2. So 8 will be same which is in the denominator, and 1 and 2 that is 3. So 3/8 your answer. Very easy now. Like this you can solve this type of question. One more I will tell you. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1 is added. And you have question like 2/7 plus 4/7. So as you can see, again in the denominator you have same numbers of the both fractions. So you can write denominator at once and at 2 plus 4. Now see the upper side number, it means on the numerator 4 and 2 it will be 6. 6/7 is your answer. Okay. So student, now your homework is complete. C and D. Question number C and D. Question C, D of exercise 3E and question A of exercise 3F. So student, this is all about today. We will continue this chapter in our next class. Till then, complete your work, keep doing revision. Thank you to all for attending today's class. Very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shivaji Group of Institutions here. Welcome you all in the online classes. Students, this is your third period and I am going to continue your short answers of your chapter number 3, which is the digestive and excretory systems. Okay, so in the last video we have started the short answers. So the last question was name the organs present in alimentary canal. Okay, so continue after this. So here the third question is third from short answer. Okay. You have to write the answer. What is the role of kidney in our body? Okay. So write down the answer.
and pass the waste product through urethra, urinary bladder. Kidneys are the main excretory system of human body. And the excretory waste of kidney is urine. Okay? And in front of this question, you have to draw the diagram of kidney. Only kidney, no need to draw the ureter or another thing, okay? Of Rafna shaped, okay? These are the kidneys, okay? Pair of kidneys, okay? So, we have completed the third question, now come to question number 4. Come to the next question. Excretory system. The visual diagram. Okay. So, in this section, first of all, we have to prepare a diagram of human excretory system. So, on the left side, we have to draw the diagram. Let's draw the diagram first. You have to make it colorful, okay? Copy from your book. Then from here, pair of ureter, which is a tube-like structure, which meet at the urinary bladder. Then label it: kidneys, ureter, urinary bladder, and last one, urethra. So, in this question, after completing the diagram, you have to explain all the 4 parts of the excretory system, okay, one by one. So, let's start with the kidneys. Then you have to write the answer, and A option, kidneys. They are present in
pairs. It filters the blood and pass the waste in form of urine. Okay, kidneys, they are present in pairs. It filters the blood and pass the waste in form of urine. Okay, so let's come to the ureter. B. Ureter. They are tube-like structure in pairs and it helps to carry the urine from kidney to urinary bladder. Okay, ureters, they are tube-like structure present in pairs and it helps to carry the urine from kidney to urinary bladder. Okay, so the third one is means C. Urinary bladder. Okay, so it is hollow, muscular organ and keeps the urine for sometimes. Okay, and the last one is means urethra, which is the end of the excretory system. It is the last part of the excretory system, helps to move out the urine from the body. Okay, so we have completed up to this today. Now, students, write down your homework. We will continue the rest of the question by next video. Okay. Complete diagrams and coloring. Okay, so students, thank you so much and have a great day. Hello friends, I am your computer teacher from Shivaji Group of Institution. In previous class, I told you some points about
third chapter, and today I will tell you about further this chapter. So students, today our first heading is checking spelling and grammar. Lesson third. Checking spelling and grammar. Students, when you create a Word document for others to read, it should not have any mistakes. You can find and correct spellings, errors using the spelling and grammar features of Word. When you create a word for others to read, it should not have any mistakes. Then, spelling and grammar features of Word. So, by spelling and grammar feature of Word, we can correct and find the errors. By default, in a Word document, a spelling mistake is highlighted with a red wavy line. In a Word document, the spelling mistakes is highlighted in red wavy line with a red wave, like spelling of computer. This is right spelling, but if we write this spelling, this is wrong. So this word highlighted with red wavy line. This line is in red color. It means when you create a Word document for others to read it, जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं अदर्स के लिए, दूसरों के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, तो उसमें कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए. यू कैन फाइंड एंड करेक्ट स्पेलिंग एरर्स यूजिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर्स ऑफ वर्ड. वर्ड के स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर्स के द्वारा हम रॉन्ग स्पेलिंग्स को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें हम सही भी कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट A spelling mistake is highlighted with a red wavy line. अगर कोई भी आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उस वर्ड के नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है. जैसे कि कंप्यूटर की स्पेलिंग होती है COMPUTER. दिस इज राइट स्पेलिंग, बट बाय मिस्टेक COPUTER हमने COPUTER राइट कर दिया. ये स्पेलिंग कंप्यूटर की गलत है, रॉन्ग है. तो इसके नीचे रेड कलर की लाइन वहां पर शो करने लगेगी. रेड कलर की लाइन मतलब होता है वह स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है. अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इज हाईलाइटेड विद अ ब्लू वेरी लाइन. अगर आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो उसके नीचे ब्लू कलर की लाइन शो करेगी. जैसे कि यू आर good boy. You are a good boy. This sentence is true. But you is a good boy. This is wrong. अगर हम सेंटेंस में राइट करते हैं यू आर a good boy, ये सेंटेंस सही है, ग्रामेटिकल पोर्शन हमारा सही है, इसमें कोई भी लाइन नीचे नहीं आएगी. अगर हम इसके अंदर यू इज आ गुड बॉय राइट करते हैं तो ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है, क्योंकि इसकी जगह क्या होना चाहिए आर. तो इसके नीचे यहाँ पर आपको ब्लू कलर की लाइन शो करेगी. कौन सी लाइन? ब्लू कलर की लाइन. So students, if you want to correct the spelling mistakes, then you have to follow these steps. Number first, right click on the underlined word. Right click on the underlined word. A pop-up menu appears. A pop-up
appears. In step first, right click on the underlined word, a pop-up menu appears. जैसे जब कोई वर्ड हमारा रॉन्ग होगा, इसी कैसे कंप्यूटर, ये कंप्यूटर स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इसके नीचे रेड कलर की लाइन होगी, इस लाइन पर हमें माउस से राइट क्लिक करना है, और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे साइड पे एक टेबल अपीयर हो जाएगी. In step second, choose the appropriate word. Choose the appropriate word from the menu tab. From the menu that opens click on ignore all if you click on ignore if you want to keep the word, want to keep the word, as it is, the word as it is. In step second, choose the appropriate word from the menu that opens. Click on ignore if you want to keep the word as it is. It means जब कोई जैसे आपने कंप्यूटर की स्पेलिंग राइट की COPUTER, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, जब इसमें हम क्लिक करते हैं राइट क्लिक तो टेबल आती है, उस टेबल में इसकी राइट स्पेलिंग ही दी होगी. अगर हमें इसे सही करना है तो हम उस राइट स्पेलिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये स्पेलिंग हमारी सही हो जाए. जैसे हम राइट स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग ऑटोमेटिक सही हो जाएगी कंप्यूटर. बट अगर हम इसे एज इट इज ऐसा ही रखना चाहते हैं तो फिर हम उस ऑप्शन में इग्नोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. जैसे हम इग्नोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसा ही राइट होगा, फिर उसकी सही स्पेलिंग राइट नहीं होगी. Next, to run a spelling and grammar check in a Word document, follow these steps. If you want to run a spelling and grammar check in a Word document, then you have to follow these steps. To run a spelling and grammar check in a Word document. Number first is click on the spelling and grammar option in the proofing group of the review tab. Click on the spelling and grammar option, spelling and grammar option in the proofing group. In the proofing group of the review tab
the spelling pane appears on the right. The spelling pane appears on the right. On the right. Instead, first click on the spelling and grammar option in the proofing group of review tab. The spelling pane appears on the right side. It means first of all you have to click on review tab. After that you have to click spelling and grammar option in the proofing group. After clicking spelling and grammar option, the spelling pane appears on the right side. It means सबसे पहले आपको रिव्यू टैब पर क्लिक करना है. जैसे हम रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे उसके बाद प्रूफिंग ग्रुप में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो द स्पेलिंग पेन appears on the right side. In step second, select the word from the spelling pane. Select the word from the spelling pane. From the spelling pane and click on the change and click on the change and click on the change button to replace the word. Change button to replace the word. To replace the word. In step second, select the word from the spelling pane and click on the change button to place the word. First of all, you have to select the word from the spelling pane. After selecting the word, you have to click on the change button to replace the word. It means सबसे पहले आपको स्पेलिंग पेन में सेलेक्ट द वर्ड, स्पेलिंग पेन से आपको वर्ड को सेलेक्ट करना है और उसके बाद चेंज बटन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप चेंज बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड आपका रिप्लेस हो जाएगा. In spelling pane, you can also do the following. Number first, click on change all button to replace the word throughout the document. Click on change all button. Change all button to replace the word. To replace the word throughout the document. Throughout the document. First of all, click on the change button to replace the word throughout the document. सबसे पहले आपको change all button पर क्लिक करना है to replace the word को replace करने के लिए throughout the documents. Second, click on ignore
ignore, click on, ignore, or ignore all, ignore all. To keep the word, to keep the word as it is. In step second, click on ignore or ignore all to keep the word as it is. It means in step second, click on ignore or ignore all. Ignore means अगर आपको किसी सिंगल वर्ड पे ही वैसे ही रखना है जैसा आपका वर्ड है तो आपको इग्नोर बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको सारे वर्ड चेंज करने हैं, जो भी वर्ड आप चेंज करना चाहते हैं सारे जितने इस डॉक्यूमेंट्स में हैं, तो आपको इग्नोर ऑल पे क्लिक करना है। इन स्टेप थर्ड, click on add so that is it will never come up as an error. Click on add, click on add so that it will never come up, will never come up, will never come up as an error, as an error. Make sure the word is spelled correctly before choosing the option. In step 12, click on the add so that it will never come up as an error. Click on add, click on add पे क्लिक करना, उससे फिर कभी भी error उसमें शो नहीं करेंगे, ऐड नहीं होंगे। When Microsoft Word finishes checking the entire word, it displays a dialog box. Click on yes to complete the spell check. When you complete the finishing checking the entire document, it displays a dialog box. Click on yes or no. If you want to confirm the message, then you have to click on yes button. Yes to complete the spell check. Students, that's all for today, and today your homework is learn very short answer of lesson second. Learn very short answer of lesson second. Thank you, students.